नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। जब किसी तत्व के परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो क्या होता है कि जो नाभिक होते हैं उनका विघटन हो जाता है, मतलब वो टूट जाते हैं और उनमें से अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन कण आदि जो है वो निकलते हैं। और कभी कभी जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब भी कर लिए जाते हैं और उनसे क्या बन जाता है, एक उनका आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक बन जाता है और एनर्जी गामा फोटोनों के रूप में बाहर निकलती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का समस्थानिक, ये भारी हाइड्रोजन है 1s2, समस्थानिक बन गया और साथ में गामा फोटोन के रूप में एनर्जी बाहर निकली। अब दो वैज्ञानिक थे, ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होता है कि जब हम किसी पदार्थ पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो क्या होता है कि उस पदार्थ का भारी आइसोटॉप समस्थानिक बन जाता है, साथ में एनर्जी निकलती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरेनियम लिया, यूरेनियम पर उन्होंने न्यूट्रॉन की बमबारी की। अब उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये यूरेनियम है 92 U238 और ये न्यूट्रॉन 0N1। जब इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की, ये उनके अकॉर्डिंग है कि ऐसा होना चाहिए था। तो यूरेनियम ने क्या करना था, इस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेना था, इसका समस्थानिक बन जाना था 92 U239 और साथ में गामा फोटोन के रूप में एनर्जी निकलनी थी। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की गई, यहाँ देखिए ये यूरेनियम है, इस पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की गई तो यूरेनियम जो था वो दो हल्के तत्वों में, एक तो बेरियम और दूसरा क्रिप्टन, इनमें इनके आइसोटॉप्स में विभाजित हो गया और साथ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकली है। देख रहे हैं आप, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकले। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक, यूरेनियम एक भारी नाभिक है, जिसमें एक भारी नाभिक का एक न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन होता है। या हम कह सकते हैं कि भारी नाभिक जो है एक न्यूट्रॉन का ग्रहण करके, उसको अपने अंदर ग्रहण करके दो हल्के या दो कंपैरेटिवली मतलब हल्के द्रव्यमानों वाले नाभिकों में टूट जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है, गामा किरणों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। जो परमाणु बम होते हैं, एटम बम होते हैं, या जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वो इसी अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। और जो बाहर निकलते हैं पदार्थ, जैसे कि इसमें बेरियम और क्रिप्टन निकले, इनको बोला जाता है विखंडन खंड या फिर फिजन फ्रेगमेंट्स। एक बार दोबारा मैं बोल दूं कि नाभिकीय विखंडन कौन सी अभिक्रिया है, जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके दो या दो से ज़्यादा भी दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा इस अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा गामा किरणों के रूप में निकलती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। तो जो यूरेनियम होता है 92 U235, इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, दो समस्थानिक होते हैं, एक तो 92 U238 और एक 92 U235। जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें ये दोनों जो समस्थानिक होते हैं ये 141:1 इस अनुपात में होते हैं, 145 और 1 के अनुपात में होते हैं। तो ये जो एक समस्थानिक की जो 92 U238 वाला है, इसको अगर हमने इसका नाभिकीय विखंडन कराना है तो इसके लिए जो न्यूट्रॉन्स चाहिए वो बहुत फास्ट एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, नियर अबाउट 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी जो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की होगी तो वो इसका विखंडन कर सकता है। तो जनरली इसका विखंडन तो होता नहीं है, जो विखंडन होता है वो किसका होता है, इसका। तो ये देखिए अब आप इसकी रिएक्शन 92 U235
क्योंकि जो 238 वाला जो है, जो ज़्यादा मात्रा में समस्थानिक होता है नेचुरल यूरेनियम में, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जनरली उनका विखंडन नहीं होता। किसका विखंडन होता है? इसका 92U235 का। तो इस पर जब एक न्यूट्रॉन की बमबारी हमने करी तो न्यूट्रॉन इसमें क्या होगा, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा और क्या बन जाएगा? 92U236। पर ये जो 92U236 वाला आइसोटॉप है, ये बहुत अस्थायी होता है, मतलब ये स्टेबल नहीं रहता। तो ये क्या होगा, ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाएगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी निकलती है। एक्चुअल में हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि बेरियम और क्रिप्टन के ही आइसोटॉप प्राप्त हो, और भी कई तत्वों के आइसोटॉप प्राप्त होते हैं, पर जनरली हम बेरियम और क्रिप्टन के ही आइसोटॉप ले लेते हैं। और आपको इसी को रिएक्शन में शो करना है। 92U235 प्लस 0N1 इज इक्वल टू 92U236 इज इक्वल टू 56Ba144 प्लस 36Kr89 प्लस 30N1 प्लस ऊर्जा। हमें यही याद करना है। पर अगर आपसे कभी 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाए कि जब यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है तो क्या हमेशा बेरियम और क्रिप्टन ही बाहर निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है, और भी अभिक्रियाएं जो हैं वो संभव होती हैं। अब जैसा कि यहाँ मैं आपको कह रही थी कि ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है। अब उस ऊर्जा की कैलकुलेशन करते हैं कि वाकई ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये देखिए, नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा, ये 92U235 प्लस 0N1, इसका जो द्रव्यमान है वो हमने ले लिया। 235 वाले का यूरेनियम का द्रव्यमान 234 प्लस 9 AMU, और जो न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान इतना, तो दोनों को प्लस करके आ गया 236 AMU। अब इसके बाद जो बाद में बना, विखंडन के बाद क्या बनता है? बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इनके द्रव्यमान हमने काउंट कर लिए, तो ये टोटल द्रव्यमान हो गया 235.80 AMU। तो जो द्रव्यमान क्षति हुई वो कितनी हुई? 236 में से 235.80 को माइनस करा, कितना आ गया? 0.20 AMU। तो डेल्टा E जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा MC²। तो यहाँ पर हमने 0.20 इंटू 931 MeV, ये नियर अबाउट कितने आ गया? 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से लगभग 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सिर्फ एक नाभिक की बात है। अब इसके बाद अगर 1 ग्राम यूरेनियम की हम बात करें तो 1 ग्राम यूरेनियम में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 गुणा 10⁻23। ये जो आपकी एवोगैड्रो संख्या होती है। और कितने परमाणु, जो एक परमाणु होता है, 1 ग्राम परमाणु होता है, उसमें कितने ग्राम होते हैं? 235। हम यूरेनियम 235 की बात कर रहे हैं, तो परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई? 2.56 गुणा 10⁻21। एक परमाणु में थी 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन के हमने लिए, इसको हमने नियर अबाउट 200 कर लिया। और कितने परमाणु हैं? 2.56 गुणा 10⁻21। इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 5 गुणा 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम का अगर विखंडन हो जाए तो कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? 5 गुणा 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इतनी ऊर्जा कब उत्पन्न होती है? जब लगभग 20 टन TNT, जो विस्फोटक पदार्थ होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विस्फोटक होता है, उससे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो 1 ग्राम यूरेनियम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव विघटन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर। अब रेडियो एक्टिव विघटन जो है और नाभिकीय विखंडन दोनों ही नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो रेडियो एक्टिव विघटन है वो ऐसी अभिक्रिया है जो अपने आप होती रहती है। उसमें से रेडियो एक्टिव तत्व यानी कि अल्फा, बीटा, गामा किरणें अपने आप निकलती रहती हैं। पर नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया है ये अपने आप नहीं होती।
ये कब होती है? जब किसी भारी नाभिक पर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। सेकेंड पॉइंट, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक से अल्फा और बीटा कण निकलते हैं और गामा किरणों के रूप में ऊर्जा मिलती है। जबकि जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में हम नाभिक परमाणु के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो एक नाभिक जो है वो 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा विघटन में भी प्राप्त होती है गामा किरणों के रूप में, पर वो ऊर्जा कम होती है। विखंडन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। रेडियो एक्टिव विघटन में जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें सिर्फ 1 या 2 का अंतर आता है और द्रव्यमान संख्या में 0 या 4 का अंतर आता है। आपने देखा हुआ है कि अल्फा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? 2He4, है ना? तो 2 और 4 का अंतर आया, परमाणु क्रमांक में 2 का और द्रव्यमान संख्या में 4 का। पर नाभिकीय विखंडन में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या जो है वो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाती है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है, रेडियो एक्टिव विघटन की दर को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उसकी जो स्पीड से हो रहा है विघटन उसी स्पीड से होता रहेगा, पर जो नाभिकीय विखंडन होता है इसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं जो आगे वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे, तो उन टेक्निक्स का यूज करके हम स्पीड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। तो श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आप ये डायग्राम देखिए। इसमें क्या है कि ये यूरेनियम पर हमने क्या किया? न्यूट्रॉनों की बमबारी की। तो क्या होता है? बेरियम क्रिप्टॉन में ये विभाजित हो जाता है, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये आगे यूरेनियम को उसका विखंडन करते हैं। फिर यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे? आगे यूरेनियम का विखंडन करेंगे और ये इस तरीके से पूरी जो है चेन अपने आप बनती चली जाती है। और ये चेन कब तक चलती रहती है? ये चेन तब तक चलती रहती है जब तक सारा यूरेनियम जो है वो खत्म नहीं हो जाता। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। और इस श्रृंखला अभिक्रिया से बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है, क्योंकि हमने देखा कि जब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी निकलेगी। तो अब यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकले, बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी निकलेगी। फिर यहाँ पर भी न्यूट्रॉन्स निकले, यहाँ भी ऊर्जा, यहाँ भी ऊर्जा। तो जैसे जैसे श्रृंखला अभिक्रिया आगे 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 बढ़ती है तो क्या होता है? सिर्फ एक ही नाभिक से लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ तो इतने सारे नाभिक हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब उस ऊर्जा को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब इस श्रृंखला अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो उस रिमूव करने के कुछ तरीके हैं। नंबर फर्स्ट जो टेक्निक है वो क्या है? U-235 को अलग करके, क्योंकि आपने देखा कि जो यूरेनियम होता है उसमें 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो 235 वाला और एक 238 वाला। तो अगर हम 235 वाला जो समस्थानिक है उसको अलग कर दें तो सिर्फ उसी का ही न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडन होगा, तो श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो चलती रहेगी। पर ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है मंदकों का प्रयोग करके। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें प्रोसेस में क्या किया जाता है कि अगर हम न्यूट्रॉन की जो स्पीड है उन स्पीड को मंदक लगा के स्लो कर दें तो क्या होगा? जो श्रृंखला अभिक्रिया जो चल रही है वो आसानी से चलती रहेगी और न्यूट्रॉनों की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो जो बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा बाहर मिल रही थी उस ऊर्जा को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। और जो मंदक यूज़ किया जाता है वो होता है ग्रेफाइट तथा भारी जल। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में कौन से मंदक प्रयोग किए जाते हैं? तो ग्रेफाइट तथा भारी जल जो हैं ये अच्छे मंदक हैं, इनको यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब न्यूट्रॉनों की इनसे टक्कर होती है, या तो ग्रेफाइट से या फिर भारी जल से जब टक्कर होती है तो टक्कर के बाद जो न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, न्यूट्रॉन का वेग जो है वो कम हो जाता है। और जब इनका
यूरेनियम का विखंडन होता है, जो ये न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, ये न्यूट्रॉन जो हैं ये क्या करते हैं, ये लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी जब तय कर लेते हैं तो इनकी स्पीड वैसे ही कम हो जाती है। तो इसका मतलब कि विखंडन होने के लिए पदार्थ का एक साइज भी होना ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा साइज हुआ या इससे ज़्यादा छोटा साइज हुआ तो भी विखंडन नहीं हो पाएगा। तो ये 2 1 मार्क की डेफिनेशन है, ये भी आपको करनी है। एक तो क्रांतिक साइज और एक क्रांतिक द्रव्यमान। जो मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ आपको वही अपने नोट्स में करना है, ये जो बीच में थ्योरी लिखी हुई है ये नहीं करनी है। मंदक के लिए लिखने के बाद आप सिंपली क्रांतिक साइज और क्रांतिक द्रव्यमान की डेफिनेशन करेंगे। विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक साइज वह न्यूनतम साइज है जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी तरीके से विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब नेक्स्ट है अनियंत्रित तथा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर श्रृंखला अभिक्रिया जो चल रही है, श्रृंखला अभिक्रिया को मैं फिर से बता दूं कि जब कोई भारी पदार्थ भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो बेरियम, वो नाभिक जो है 2 हल्के नाभिकों बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। अब वो 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फिर से और यूरेनियम नाभिक का विखंडन करते हैं, तो इस तरीके से पूरी चेन चलती रहती है। अब अनियंत्रित का मतलब क्या होता है? इसमें प्रत्येक विखंडन से उत्पन्न नए न्यूट्रॉनों में से औसतन 1 से अधिक न्यूट्रॉन आगे विखंडन करता है और कुछ ही टाइम में पूरे का पूरा पदार्थ जो है वो विखंडित हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा जो है उत्पन्न होती है। और जो परमाणु बम बनता है, एटम बम बनता है, वो इसी अभिक्रिया पर आधारित है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब एनर्जी निकलेगी तो बहुत तेज़ी से विस्फोट होगा, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? परमाणु बम। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या किया जाता है कि एक बार जो विखंडन हुआ किसी पदार्थ का तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो नियंत्रित करते हम क्या किया जाता है कि उन 3 में से सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को आगे भेजा जाता है कि वो विखंडन करे। फिर 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर उसमें से एक आगे भेजा जाएगा। तो इससे जो विखंडन की दर होती है वो नियत रहती है, मतलब स्टेबल बनी रहती है। और इस तरीके से जो ऊर्जा यूज़ होती है उसको हम जो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जैसे बिजली उत्पन्न करने का काम होता है, उन कामों में इसको यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं वो कौन सी अभिक्रिया पर आधारित होते हैं? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो अनियंत्रित और नियंत्रित में डेफिनेशन की फॉर्म में नहीं आता, उसमें ये पूछा जाता है कि अनियंत्रित और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में आप क्या उदाहरण देंगे? परमाणु बम। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में आप क्या उदाहरण देंगे? नाभिकीय रिएक्टर, जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम नाभिकीय रिएक्टर को स्टडी करेंगे।